डियर स्टूडेंट्स, पहला रिवीजन लेक्चर मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। आज हमारा दूसरा रिवीजन लेक्चर है। पहले लेक्चर में तक आपने पढ़ा कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। 1526 में भारतीय राज्य आपस में कैसे लड़ रहे थे। बंगाल, पंजाब, दिल्ली सल्तनत की स्थिति के बारे में सब आपने पढ़ा। आज हम मोटा मोटी जैसे लेक्चर जो है, आज कुछ चीज़ें देखेंगे बाबर के जीवन की, कि बाबर का जन्म जो है कहाँ हुआ। फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ 14 फरवरी 1983 में 1483 को हुआ। 14 फरवरी 1483 फरगना में। आरंभिक जीवन कैसा था, ये वैसे तो मैंने आपको भेजी हुई है रेफरेंस वीडियो, फैक्चुअल जो है उसमें से आप इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं, या पुस्तक। कई बच्चे मेरे से पुस्तक के बारे में पूछते हैं। वैसे तो आपको जो यूनिवर्सिटी के द्वारा तय की हुई रेफरेंस बुक्स हैं वही पढ़नी चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर आपको वो बुक्स नहीं मिल पा रही हैं तो आप स्टूडेंट की भी बुक ले सकते हैं, जेबीडी की भी ले सकते हैं, या कोई अन्य प्रकाशन जो आपको अच्छा लगे उसकी बुक आप लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी पुस्तक तो आपको चाहिएगी ही, और नोट्स आप साथ की साथ पुस्तक की सहायता से और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। और रेफरेंस वीडियो से, रेफरेंस वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ यूट्यूब पे, और वीडियो जो उपलब्ध है वो, जो लेक्चर मैं रूटीन में आप दे रहा हूँ वो, और नोट्स जो आप बनाएंगे नेट से या इधर उधर, या फिर बुक्स, इन सब सोर्सेज का आप जो है कुल जब टोटल निकालेंगे तो आपके जो बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपके तैयार हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तैमूर के वंश से जो है संबंध रखते थे पिता इनके, और माता जो थी वो जो है मंगोल वंश से संबंध रखती थी, चंगेज खां जो थे चंगेज खां से। तो माता और पिता का मेल हमने आपको बताया। 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन गए थे। जब इनके पिता की कबूतर उड़ाते समय मृत्यु हो गई थी, तो छोटी सी आयु में ही इनको जो है ये शासन जो है संभालना पड़ा। बाकी फैक्ट्स भी आप इनके जीवन के पढ़ सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं समरकंद की विजय। जैसे ये शासक बने तो समरकंद तैमूर के साम्राज्य की राजधानी रह चुका था। सुंदर मस्जिद, महल, विद्यालय सब कुछ यहाँ थे। तो बाबर चाहता था कि मैं इस पर अधिकार करूँ, तो उसने इस पर विजय अभियान किया। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया, जीतने में सफल नहीं हुआ। दूसरी बार भी इसने 1497 में यहाँ पर आक्रमण किया, फिर भी इसको हार ही जो का मुँह देखना पड़ा। बीमारी के कारण उसे आखिर में समरकंद छोड़ना पड़ा। बाबर को उस समय निराशा हाथ लगी जब उसे पता चला कि उसके हाथों से समरकंद और फरगना निकल गए हैं। तो फरगना में भी इनकी हारी हुई। बाबर उसके बाद जो है 1497 से 1504 का जो बाबर का जीवन था वो आवारा जीवन लिखते हैं पुस्तक में कई जगह, लेकिन वो हम उसके जीवन का एक बहुत अमूल्य समय भी कह सकते हैं, जिसमें उसने अनुभव कमाया, एक्सपीरियंस लिया जीवन का। जो कष्ट उसको आए, जो दिक्कतें उसको आई, जो उसने धक्के खाए, उससे उसने जो है बहुत कुछ सीखा। फरिश्ता के अनुसार वह तकदीर की गेंद और शतरंज की शहंशाह की भांति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, और वैसे ही ठुकराया जाता था जैसे समुद्र के किनारे एक पत्थर को। उसके कुछ साथी सैनिक जो प्रिय थे कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ गए, उससे उसको निराशा बहुत हुई। फिर भी उसने हौसला नहीं खोया। आपको भी मैं यही बात कहता हूँ, हौसला खोने की जरूरत नहीं है। जीवन में लक्ष्य लें और उसके पीछे लगें। तुझके बाबरी में लिखा इसने कि मुझे संसार में अपनी आत्मा के अलावा कोई भी वफादार मित्र तथा अपने हृदय के अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र नहीं मिला। ये कारण जो है था इस प्रकार का लिखना इनका, ये इनके साथ जो धोखेबाजी हुई उसका मुख्य कारण यही था। उसके बारे में इन्होंने लिखा। फिर ये काबुल का जो है बादशाह बन गए। 1504 में काबुल की ओर निकल पड़े। बाबर ने लगभग 4000 सैनिकों सहित काबुल पर आक्रमण कर दिया था, और विजय के पश्चात उसने 1507 में बादशाह की जो है उपाधि धारण की। अभी तक ये मिर्जा तक की उपाधि धारण करते आते थे। बाबर के आरंभिक जीवन का, इस जो आरंभिक जीवन में इन्होंने जो सीखी पद्धतियां, अभी हम बात कर रहे थे हमारे जीवन की, एक तो तुलुगोमा पद्धति सीखी। तुलुगोमा पद्धति में होता क्या था कि
पहले शत्रु को एक ओर भगा दिया जाता था, तत्पश्चात उस पर सामने और पीछे दोनों ओर से अचानक आक्रमण कर दिया जाता था। इसी युद्ध प्रणाली के बल पर बाबर ने उज़्बेक सरदार सेवानी खां को पराजित किया था। और उसने इसके अलावा उसने मुगलों से छिपकर घात लगाने और शत्रु को धोखा देकर उसे निश्चित स्थान पर लाकर युद्ध करने का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ईरानी और तुर्कों से विशेष रूप से ये जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसके कारण से इन्होंने 1526 की पानीपत की तीसरी लड़ाई भी जीती थी, वो था तोप खाने का प्रयोग। फिर आता है बाबर की भारत में विजय के कारण क्या थे। ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण से इनकी जो जीत की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई या ये आक्रमण करने की ओर बढ़े। तो पहला जो मुख्य कारण था, बाबर की महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उस इलाके में इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किए, फरगना में, तो उधर इनको सफलता नहीं मिल रही थी। काबुल भी इनके पास स्थायी रूप से नहीं था। मध्य एशिया में मतलब चाहते थे कि भी अगर इनको पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित करना है तो पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो था नहीं, ना कोई बड़ी सेना थी। तो इनको भारत की सोने की चिड़िया, इस प्रकार का भारत में बहुत ज़्यादा धन है, इन बातों के बारे में पता चला। क्योंकि तैमूर अन्य आक्रमणकारी तो हमारे यहाँ पर बहुत आए थे, तो उस साइड से भी आपको पता ही है यहाँ सल्तनत काल चला, तो वहाँ उस साइड के लोगों का शासन तो यहाँ पर रहा ही था। तो उस सारे से प्रभावित होकर इसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। भारत का धन, अभी हमने बात की सोने की चिड़िया की, तो किससे उसने काफ़ी सुन रखे थे भी भारत में इतना धन है, इस धन से वो बहुत बड़ी जो है ना सेना इकट्ठी कर सकता है, साम्राज्य स्थापित कर सकता है, तो और अपने राज्य में शांति स्थापना के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। तो ऐसा उसने तुझ के बाबरी में भी अपार धन की जो है चर्चा की है। इस्लाम का प्रचार, कई इतिहासकार इस बारे में भी लिखते हैं कि भारत में जो मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ थी, इसको ख़त्म करना चाहते थे काफिरों को। काफिर बोलते थे ये गजनवी और गोरी की तरह ही नाम कमाना चाहता था ये इस काम को करके। एक वृद्ध स्त्री से भी प्रेरणा मिली, ऐसा वर्णन आता है। एक दिन ये दिक्काट नामक गांव में ठहरे और वहाँ पर 111 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी। उन्होंने इसको प्रेरणा दी कि जब तैमूर आक्रमण करके ये सब कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो उस अभिलाषा से, उस प्रेरणा से जो है ना उनको विश्वास हुआ कि मैं भी वो कहानी दोबारा दोहराऊंगा, और इन्होंने आक्रमण किया। सैनिक शक्ति, जो जीवन उन्होंने बिताया कई कई जगह पर, मंगोलों के साथ, तुर्कों के साथ, उज़्बेकों के साथ, वहाँ से उसने अनेक युद्ध उनके साथ लड़े, उनके खिलाफ लड़े, वहाँ से कई प्रयोग वो जीवन के सीखे। उन प्रयोग, उन नए नए ढंग जो थे युद्ध के, उनसे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उस्ताद अली उनके तोपची थे, मुस्तफ़ा भी एक अन्य तोप के विशेषज्ञ थे, घुड़सवारों को जो थे उसके काफ़ी तेज और अनुभवी थे। काबुल विजय के बाद उनके पास जो है भारत का विचार जो आया उसके बारे में बात करेंगे। काबुल जो है भारत के निकट पड़ता था। बाबर को पश्चिम की ओर साम्राज्य करने की जब आशा नहीं रही तो भारत के ऊपर विजय करने का विचार आया। उसके बाद आता है एक अमीर से प्रेरणा भी मिली इनको। अमीर ने भी इनको प्रेरणा दी कि भी आप आक्रमण को। भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे दौलत खान लोधी, आलम खां ने, बाबर ने, राणा सांगा ने इनको जो है आमंत्रण दिया। भारत की जो कमज़ोर स्थिति थी उससे प्रभावित होकर इनका आक्रमण इन्होंने किया और ये सफल भी उसमें रहे। बाबर के प्रारंभिक आक्रमणों के बारे में आप विस्तार से पुस्तक से पढ़ेंगे या जो मैंने वीडियो आपको भेजी उससे पढ़ेंगे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ में आपको दिक्कत आए। मेरी कोशिश रहेगी कि परेशानी ना आए। तो बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ वो 1519 में हुआ और जो पांचवा आक्रमण जो था इनका वो 1525 में हुआ। ये इन्होंने जो बाजोर पर, बेरा पर, इस दौरान बाजोर बेरा आपने सुने होंगे, इस बारे में आप पढ़ेंगे, बाजोर बेरा, ठीक है। चौथा अभियान जो था साहबेग, ठीक है, कंधार के सूबादेर की सहायता से काबुल को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की। पांचवा आक्रमण जो है, जैसे ही आलम खां लाहौर आया तो दौलत खान लोधी ने उसे अपनी ओर मिला लिया।
आलम खान ने पंजाब पर दौलत खां का अधीनता स्वीकार कर लिया और दोनों ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निर्णय लिया। तो ये इस प्रकार के बीच बीच में ये प्रारंभिक जो आक्रमण है ये आप डिटेल में अपने आप पढ़ेंगे। हम जो मुख्य अपना फोकस है वो करेंगे पानीपत की लड़ाई पर कि उसके कारण क्या थे, वो घटना कैसे घटनी, घटना का वृत्तांत कैसे युद्ध हुआ, फिर उसका महत्व क्या था, उसके परिणाम क्या है, और फिर इसी तरह से सेम कन्हा चंदेरी गागरा की लड़ाइयों के बारे में आपने करना है। कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है 15-16 नंबर में आपका, तो ये खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कन्वा। फिर हम पढ़ेंगे बाबर का चरित्र कैसा था, कैसा उसने जीवन व्यतीत किया। अब पानीपत की लड़ाई का महत्व या परिणाम, उससे पहले तो घटनाएं आएंगी। घटनाक्रम तो आपको पता ही है कि 21 अप्रैल 1526 को जो है लड़ाई चली थी। गुप्तचर जो है बाबर ने भेज दिए कि इब्राहिम लोदी क्या कर रहा है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। गुप्तचर सेना का वैसे भी बहुत महत्व होता है। तो गुप्तचर भेजे बाबर के पास, इसमें 12,000 सैनिक थे। हालांकि कुछ लोग उसको 25,000 भी कुछ इतिहासकार बताते हैं। तो जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, आपको पता ही है। 1 लाख से अधिक सैनिक थे उसके पास, इब्राहिम लोदी के पास, और 1,000 से ज़्यादा जो है हाथी थे। इतनी बड़ी सेना उसके पास थी। और बाबर की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी। और व्यूह रचना की गई, बाबर ने जो है ना सदुपयोग किया समय का और सेना की व्यूह रचना की। जबकि लोदी 8 दिन तक वैसे ही खड़ा रहा, उस समय अगर वो आक्रमण कर देता तो बाबर को हराना जो है बहुत आसान हो जाता। उस्ताद अली और मुस्तफा का के तोपखाने लगाए गए, तुलुगमा पार्टियों के सैनिकों को खड़ा किया गया, शत्रु की आंख में दोलकर उन्हें चारों ओर से घेरने का काम जो है शुरू हो गया। आखिर में 9 बजे जो है 21 अप्रैल को जो है दोनों ओर से मारकाट जो है शुरू हो गई। उस मारकाट में आखिर में आपको पता ही है क्या हुआ। तुलुगमा पार्टी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और मुस्तफ़ा ने और जो है उस्ताद अली ने जो है तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए। और उसका जो परिणाम था कि सारी अफगानों की जो सेना थी वो जो है तितर बितर हो गई और पूरी तरह से पराजित हो गई। आखिर में इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 15,000 सैनिक लगभग मारे गए। ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी जो इनके साथ मिला हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, वो भी मारा गया। ये इसकी घटना थी। इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। इसके आप साथ ही साथ नोट्स बनाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नोट्स की बात। महत्व क्या था? पहला जो महत्व था वो लोदी वंश का, आपको पता ही है 1526 तक लोदी वंश का कैसे लोदी वंश था। सिकंदर लोदी से पहले शासक थे। क्योंकि इब्राहिम लोदी तो परिवार सहित जो है युद्ध के मैदान में मारा गया तो कोई वंशज ही जब नहीं बचा और तो लोदी वंश तो समाप्ति हो गया। बाकी जो अफगान थे, अफगान भी कोई ऐसा मजबूत या इसका कोई वंशज ऐसा नहीं था कि जो सारे शासन को संभाल सके। तो कुल मिलाकर अफगानों का जो शासन है वो समाप्त हो गया एक बार के लिए। अफगान साम्राज्य लोदी वंश का जो शासन है वो समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत। अब दिल्ली सल्तनत का अंत होकर आगे स्थापना होगी मुगल वंश की। 1206 में आपको पता है चली थी 1526 तक। इसमें खिलजी तुगलक सब आए और लेकिन अब जाकर जो है मुगलों ने इनको समाप्त कर दिया इस युद्ध में। तो इस सारे से जो है किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की। बाबर ने की। दिल्ली पर आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली आगरा पर अधिकार करके 300 साल पुरानी जो सल्तनत थी उसको उखाड़ फेंका। और मुगल वंश आपको पता ही 1857 तक रहा, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, अंग्रेजों के समय तक भी ये रहा। बाबर का भारत में रहने का निर्णय, ये इसका परिणाम हुआ। क्योंकि सभी ये सोचते थे सांगा जो लोदी दौलत खां लोदी की भी ये आएगा लूट करेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन इसने कहा कि भाई अब मैं बहुत भटक लिया, दर दर भटक लिया, भटका भी था, भटकाव था कि अब जो है स्थायी जो है मैं यहीं पर रहूँगा। और दिल्ली और आगरा का ये शासक बन गया।
युद्ध नीति में परिवर्तन, तोपखाने की हमने बात की थी, तुलगमा की बात की थी, उज्बेकों से, तो ईरानियों से, तुर्कों से इसने काफ़ी जो तरीके सीखे, ढंग सीखे, वो सारे इसने यहाँ लागू किए और यहाँ बदलाव आया। सफलता के कारण की अगर हम बात करें तो ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, पानीपत की लड़ाई, इसको आप उसमें ना लें। आपको पता है ये सैनिक तो कम थे, फिर भी जीते कैसे? योग्य नेतृत्व था, ठीक है, बढ़िया इसने व्यूह रचना की, व्यूह रचना बहुत बढ़िया थी, व्यूह रचना, सैनिक दस्ते रिजर्व रखे, तो जितने इसको ढंग पता थे वो सब लगाए, और मनोबल जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सैनिकों का, उत्साह जो है इन्होंने खूब बढ़ाया कि जैसे ही सैनिक कहीं भी कमज़ोर पड़ते तो वहाँ ये मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छा वक्ता अच्छे थे, सैनिकों को लगाए रखते थे। इब्राहिम लोदी की जो है अप्रियता थी, घटिया नेतृत्व था, शौर्य में कमी थी। इस बिंदु को हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा ही था कि सरदारों में असंतोष था, सरदार जो जिनके साथ बाकी जो अन्य लोधी वंश के जो शासक थे वो एक जैसा भाईचारे का, बराबरी का व्यवहार करते थे, वो ये नहीं करता था, ये तो उनसे नफरत करता था, उनको बराबर में नहीं बैठाता था। इसके कारण से इनमें असंतोष हुआ, विद्रोह हो गए, तो सरदारों का साथ नहीं मिला। आम जनता जो थी उसके साथ अत्याचार बहुत थे, उसके साथ शोषण था, शासक उनकी सुनता नहीं था, तो अप्रियता आ गई थी। और शौर्य तो इसमें किसी प्रकार का था ही नहीं, सैनिक गुण नहीं थे, कोई होश नहीं था इसको, ना इसको होश था, ना जिसमें जोश था, ना इसमें शौर्य था, ना इसमें धैर्य था। और इसके जो सैनिक थे या खुद भी जो है ना लूटपाट में ज़्यादा ध्यान रखते थे, इससे आम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये कारण जो रहे अफगान सेना की दुर्बलता, बाड़े के सैनिकों का जमघट था, ना ट्रेनिंग थी, ना प्रशिक्षण था, ना वेतन ढंग से मिलता था, और खुद जब इब्राहिम लोदी किसी बड़े अभियान में भाग नहीं लेता था, यहाँ तक कि जो सैनिकों ने कोई नया ढंग नहीं सीखा, जो राजा ही रुचि नहीं लेगा, जो इनका सुल्तान था वही रुचि नहीं लेगा, तो सैनिक कैसे लेंगे? हाथियों की सेना पर ज़्यादा निर्भर थे, जबकि आपको पता है कि बाबर घोड़े की सेना पर, घोड़े तेज चलते थे, युद्ध के मैदान में हाथी घोड़ों की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुए। तोपखाने का इनको पता ही नहीं था, तो ये सेना की कमी की बात कर रहे हैं, सेना की दुर्बलता, सेना की व्यवस्था में कमी। गुप्तचर व्यवस्था हमने बात की थी बाबर की, इसने पहले ही गुप्तचर भेज के हर तरह से इसके मोर्चों का, इसके ढंग का, सेना का भी कहाँ से इसको हेल्प मिलेगी, कहाँ से ये आएगा जाएगा, सब पर पैनी नज़र जो थी बनाए रखी थी। और जबकि लोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने का कारण था कि इसको मुँह हार का मुँह देखना पड़ा। भारतीय शासकों का कोई सहयोग नहीं मिला था, सहयोग परिवार से ही नहीं मिला, सरदारों से ही नहीं मिला, क्योंकि सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, तो कौन सहयोग करता। हमने पढ़ा था 1 सप्ताह का जो समय व्यर्थ हुआ आया, वो भी इसका जो है ना बड़ा एक कारण था, क्योंकि सेना तो बहुत बड़ी थी, इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद भी उस समय बाबर की सेना थकी हुई थी। अगर ये आक्रमण कर देता तो संभावना, बहुत बड़ी ज़्यादा संभावना थी कि 12 को ही आक्रमण कर देता तो अवश्य सफल हो जाता, परंतु उसके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था और वो आखिर में असफल ही हुआ। आखिरी जो बिंदु है, वैसे तो एक पॉइंट किताब की अगर हम बात करें, जब पानीपत का जो युद्ध है ये जीत लिया, तो इसके बाद पानीपत युद्ध के बाद बाबर की जो समस्याएं थी वो क्या क्या थी, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक इंट्रो दे देता हूँ। अफगान सरदार जो है, सरदार स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने विद्रोह किए, परेशानियाँ खड़ी की। लोधी के जो रिश्तेदार थे उनका विरोध हुआ, उन्होंने भी जो है ना टांगे अड़ाई। भारतीयों का ऐसे योग भी, ये बाहर का एक वंश और जो है आ गया, इसका क्यों हम जो है ना सहयोग करें, क्योंकि लोधी वंश लंबे समय से लगा हुआ था, उसको वो ज़्यादा बाहर का नहीं समझते थे, मिलजुल गए थे। रिक्त राजकोष में कुछ नहीं था, बिना पैसे कैसे सेना इकट्ठी करे, कैसे साम्राज्य को बचाए। और जो सबसे बड़ा था वो था फिर राजपूतों का विरोध।
क्योंकि मुग़लों का राजपूतों के साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी बाबर की, तो उनका भी वो ये इनकी जो है कुछ समस्याएं रही। तो फिर भी इन्होंने समस्याओं पर विजय पाई। किस तरह से, वो जो हमने अभी बात की थी आपने करना है, कन्वाहा की लड़ाई। कन्वाहा की जो लड़ाई थी उसके कारण क्या थे उसके बारे में आपने विचार करना है कि राणा सांगा जिसने इसको निमंत्रण दिया था, उसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा था, स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो उस समय हमने इस स्टेट के बारे में पढ़ा है, तो वो थोड़ा बहुत वो भी लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों ने, बाबर ने और राणा ने जो है एक दूसरे पर विश्वासघात के आरोप लगाए। आखिर में जो है जब ये कहा गया कि बाबर ने जब लड़ाई लड़ी पानीपत में, तो राणा सांगा ने कोई सहायता नहीं की, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार कर लिया गया। अफगानों के साथ राणा सांगा ने जो है संबंध बना लिए। तो कुल मिलाकर इस सारे से दोनों के बीच में जो है कटुता आ गई। उस कटुता का परिणाम ये हुआ कि जो है मार्च 1527 में जो है दोनों की सेनाएं फतेहपुर सीकरी के निकट एक कन्वाहा नामक स्थान पर आ गई। बाबर की सेना में इस समय 40,000 सैनिक हो चुके थे। 40,000 सैनिकों के साथ 17 मार्च 1527 को ये लड़ाई शुरू हुई। 9:30 बजे राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मुगलों को बाईं ओर से लपेटना चाहा, जिसके लिए उसने बाबर के दाहिने बाजू पर हमला किया और उसे छेदने में सफल हो गया। ये घटनाक्रम है, ये आप पढ़ेंगे। परिणाम आपको पता ही है, अच्छे नहीं थे हमारे लिए। तो इस लड़ाई के परिणाम जो थे उसमें आपको पता है, राजपूतों की सैनिक शक्ति को धक्का लगा, मान सम्मान कम हो गया, हिंदू राज्य का जो सौपन था वो समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि हिंदू पदशाही। मेवाड़ की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, राजपूतों की और मेवाड़ की अलग अलग, क्योंकि राजपूत ही आ रहे थे उस लड़ाई में विशेष रूप से। और मुगलों की जो सत्ता थी वो और दृढ़ता इसमें, और स्थायी जीवन, क्योंकि ये बड़ी शक्ति थी ये लोधी के बाद, राणा सांगा इसको हराने के बाद स्थायी जीवन का यहाँ का सपना इसका साकार होने की ओर बढ़ गया। चंदेरी की लड़ाई का आपको पता है। चंदेरी की जो लड़ाई थी वो राणा सांगा का जो विश्वास पात्र थे मैदिनी राव नामक राजपूत थे, इनके साथ हुआ। चंदेरी का दुर्ग भी था। उनतीस जनवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी, 29 जनवरी 1528 को। उसके बाद गागरा की लड़ाई आती है। गागरा की लड़ाई जो है 1529 में शुरू हुई। 1529 में गागरा, इसको भी आप करेंगे। जो इब्राहिम लोधी का भाई था, कन्वा की लड़ाई के बाद मोहम्मद लोधी भागकर बिहार चला गया था और अफगानों को इकट्ठा करके बिहार पर अधिकार कर लिया। आखिर में जो है ये लड़ाई 28 अप्रैल 1529 को बाबर ने बंगाल पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए, और 6 मई को ये जो है निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। मोहम्मद लोधी जो था भागकर बर्मा चला गया, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। ये इसका परिणाम था। बाबर का जो साम्राज्य विस्तार आपको पता ही है कि कितने शासकों को इसने पराजित किया और कहाँ से कहाँ तक। बात करें तो उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बिहार तक, काबुल से बिहार तक जो है इसकी सत्ता स्थापित हो गई, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चंदेरी तक। ये हम बात कर रहे थे साम्राज्य विस्तार की। बाबर की मृत्यु आपको पता ही है। जो मृत्यु हुई थी वो इसकी 26 दिसंबर 1930 को हुई, 1530 को हुई। अब हम बात करेंगे चरित्र और मूल्यांकन की। साहसी था, आपको पता ही है कैसे इसने जीवन अलग अलग तरीके से जिया। सुंदर था, ऐसा बताते हैं इतना बलवान था ये कि 2 व्यक्ति को अपनी भुजाओं के बीच में दबाकर बड़ी आसानी से किले की दीवार पर भाग सकता था, इतना बलवान ये था। उसका चेहरा गोल था, सदा प्रसन्न रहने वाला था, प्रसन्न रहता था, परिवार प्रेमी था, भाइयों से लगाव था। एक बार कुछ लोगों ने इसको सुझाव दिया कि भाई अपने भाइयों की हत्या करवा दो, लेकिन
या वो ठिकाने लगा दो। या उसने कहा कि मैं वध नहीं करवा सकता, चाहे मुझे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बचपन में उसके एक मित्र की मृत्यु का जो समाचार मिला तो वो दुखी हो गया। इसी तरह से कला प्रेमी था, उसने आपको पता ही है कि कई चीज़ें बनवाई थी। पानीपत की मस्जिद, पानीपत में जामा मस्जिद संभल की, ठीक है। अबुल बकी को भी अयोध्या में एक मस्जिद का जो है निर्माण करने का आदेश दिया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। चित्रकला से भी विशेष लगाव था। आत्मकथा के कुछ भागों को चित्रित भी किया, आत्मकथा में भी कुछ भागों को चित्रित किया है। प्रकृति प्रेमी भी था। बाग ए वफा, बाग ए कला, ये इसने बनवाए। आगरा के राम बाग और जोहरा बाग इसमें शामिल है। चारित्रिक दोष भी थे, क्रोधी स्वभाव का था। 3000 लोगों को बस बिना बात के जो है ना मौत के घाट उतार दिया। छोटी छोटी बातों पर बाजौर में इसको क्रोध आया, 3000 लोगों को इसने मार दिया। पंजाब में भी सिखों पर भी इसने अत्यधिक जो है सिखों पर अत्याचार किए। सूरा सुंदरी का शौक था, ये भी इसके दोषों में आते हैं। और में कई स्त्रियां थी। सेनापति के बारे में आपने पढ़ ही लिया। तुर्कों जिमेगों से तलवार, घुड़सवारी, हर चीज़ इसने सीख ली थी। काफिरों के विरुद्ध जो है ना बड़ा भाषण देता था ये। उससे ही सैनिकों को विशेष रूप से प्रेरित कर पाता था ये। विद्वान भी था, तुझके बाबरी लिखी। शासन प्रबंधक नहीं था कोई बड़ा, लेकिन छोटा मोटा काम इसने जरूर किया। कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ऐसा करके ये चरित्र की विशेषताएं, चरित्र का मूल्यांकन आप कर सकते हो, चाहे वो अच्छी माड़ी जो भी बातें हैं इनकी। फिर एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बाबर मुगल साम्राज्य का निर्माता था या नहीं था। स्थापित करता तो था ही, निर्माता तो बाद में कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। अब इसने साम्राज्य की नींव तो रखी, उसकी बाद में अगर साम्राज्य का इतना अच्छा स्थापित अगर इसने किया होता तो जो है हम पूरी तरह से स्थापित करता तो नहीं कह सकते, निर्माता तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये निर्माता होता तो हुमायूं को शुरू में ही जो है ना भागना नहीं पड़ता। तो इस बारे में हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे। शेरशाह आएगा, हुमायूं आएगा, कैसे क्या क्या परिस्थितियाँ रही। तब तक आप इस पाठ की जो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी रिवीजन अच्छे से कर लें। टेस्ट भी होगा आपका और असाइनमेंट भी होगा।